देखेंगे गिरफ्तारी एवं बंदीकरण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, गिरफ्तारी एवं बंदीकरण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है ये किसके तहत हमको मिलता है? अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 के तहत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा बंदीकरण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको गिरफ्तारी यानी कि गिरफ्तार या बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को इसका कारण बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है तुमको, या तुमको क्यों बंदी बनाया गया है। इसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श करने की भी सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो बंदी गृह से मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने का जो टाइम है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 24 घंटा आपको अपने पास रख सकता है कोई भी गिरफ्तार करके। ठीक है, लेकिन यही जो सुविधा है ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। यदि किसी प्रकार का कोई शत्रु देश है हमारा और उसके किसी नागरिक को, किसी अपराधी को गिरफ्तार यहाँ किया गया है तो ये सब सुविधाएं उसको प्रदान नहीं की जाएगी। क्लियर है? और अपराध को रोकने के लिए कुछ नियम अधिनियम बनाए गए हैं, उस सबको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है निवारक निरोध अधिनियम, ये 1950 में बना था। निवारक निरोध अधिनियम ये 1950 में बना था। ठीक है, इसके बाद है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, ये 1971 में बना था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, ये 1971 में बना। इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये 1980 में बना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये 1980 में बना। ठीक है, इसके बाद है विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम। ठीक है, विदेशी मुद्रा तथा तस्करी नियम, तस्करी अधिनियम, ये कब बना था? तो 1974 में। ठीक है, इसके बाद आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, जिसको हम लोग टाडा के नाम से भी जानते हैं, ये 1985 में बना था। क्या नाम है इसका? आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, जिसको हम लोग
टाडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टाडा, ठीक है। ये कब बना था? तो 1985 में, ठीक। इसके बाद आपका आता है एक पोटा के नाम से बना था, इस सब के बारे में भी विस्तार से आगे बताएंगे हम, ठीक है। इसके बाद पोटा, ये 2002 में बना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। निवारक निरोध अधिनियम के विषय में थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है। निवारक या निरोध, निवारक निरोध के विषय में जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध का उल्लेख किया गया है, परंतु इस शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, ठीक है, स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। निवारक निरोध वास्तव में दंडात्मक निरोध यानी कि गिरफ्तारी से भिन्न है। दंडात्मक निरोध में किसी अपराधी को दंड देने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया जाता है, जबकि निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने से रोकने के लिए निरुद्ध किया जाता है, ठीक है। दंडात्मक निरोध जो है उसमें किसी अपराधी को दंड देने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये जो निवारक निरोध है इसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, क्लियर एकदम। ये जो निवारक निरोध कानून है, ये निवारक निरोध जो है तो शांति काल और आपातकाल दोनों में ही ये लागू रहता है। केंद्र सरकार द्वारा इस अनुच्छेद के उपबंध के आधार पर समय समय पर अधिनियम का निर्माण किया गया है। साधारणतया आवश्यक सेवाओं में व्यवधान डालने, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, वैदेशिक संबंधों को प्रभावित करने तथा देश की आर्थिक गतिविधियों को क्षति पहुंचाने की आशंका से किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब अनुच्छेद 22 में 4 से 7 के अंतर्गत निवारक निरोध के अधीन जो गिरफ्तार हुआ है आदमी, उसके लिए कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 22 में 4 से 7, ठीक है, इसमें क्या है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, गिरफ्तारी के विरुद्ध अपील का अधिकार है और सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन यानी कि दोबारा उसको जांच करने का अधिकार है, ठीक है, क्लियर है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र अपनी गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 22(5) में गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को निर्देश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी का आधार बताया जाए, ठीक है। अनुच्छेद 22(5) यह भी उपबंध करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को इस तथ्य की जानकारी भी दी जानी चाहिए कि अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध सलाहकार बोर्ड में अभ्यावेदन प्रस्तुत वो कर सकता है, ठीक है, यानी कि सलाहकार बोर्ड जो है उसे अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध जांच के लिए कह सकता है, ठीक है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। कोई भी निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 माह से अधिक नहीं रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि संविधान का 44वां संशोधन होता है और उसके बाद वो जो 3 माह का अवधि था उसको 2 माह कर दिया जाता है, किंतु केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी नहीं किए जाने के कारण यह संशोधन प्रवर्तनीय नहीं हो सका। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कोई खास अधिसूचना जारी नहीं किया गया, जिसके कारण ये कानून जो है यानी कि जो 3 महीना को घटा के 2 महीना किया गया था वो लागू नहीं हो पाया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि यदि लगता है
यदि सरकार द्वारा यह समझा जाता है कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 3 माह की अवधि से अधिक रखना, अपने पास गिरफ्तार रखा जाए तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड की जो सहमति है वो आवश्यक हो जाती है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार उच्च न्यायालय के वर्तमान तथा भूतपूर्व न्यायाधीश अथवा समकक्ष योग्यता रखने वाले न्यूनतम 2 व्यक्तियों को मिलाकर सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा तथा इस बोर्ड द्वारा इस आशय की स्तुति देने के बाद ही गिरफ्तारी की अवधि को 2 माह से अधिक तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। यानी कि जो बोर्ड का गठन होगा उसमें हमारा उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व जो पहले न्यायाधीश रह चुके हैं उनकी मिनिमम 2 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनेगा। वही यह तय करेंगे कि व्यक्ति को 3 माह या 2 माह से अधिक हम रखें कि नहीं रखें। ठीक है। अब एक होता है नज़रबंदी। ठीक है। नज़रबंदी का आधार या अवधि हम इसको कहेंगे। नज़रबंदी किसको कहते हैं कि बिना किसी आशय के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उनको नज़रबंद करके रखा जा सकता है। ठीक है। इसका वह केवल संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकता है। इसका क्या क्या कारण हो सकता है गिरफ्तार करने का? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यदि खतरा है वो, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती है तो, और सार्वजनिक सेवा की आपूर्ति में यदि किसी प्रकार का बाधा वो दे रहा है तो उसे गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता है। ठीक है। और नज़रबंद किए हुए व्यक्ति को 3 माह से अधिक उसको नज़रबंद नहीं रखा जा सकता है। यदि 3 माह से अधिक के लिए बंदी बनाना है उसको, तो उसका जो समिति है, जो समिति गठन किया जाएगा उसकी अनुशंसा आवश्यक होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का व्यापक उल्लेख किया गया है, परंतु प्रथम बार देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निवारक नज़रबंदी के कानून मूल अधिकारों के विरोधी हैं, परंतु वास्तविक रूप से निवारक नज़रबंदी के कानून एक अनिवार्य बुराई है। अनिवार्य इसलिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, बुराई इसलिए कि व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है इससे। ठीक है। क्लियर है? ये जो नज़रबंदी का कानून है, मतलब बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार कर लेगा, उसके लिए। अब आता है हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। ये अनुच्छेद 23-24 में हमको मिलता है। 23-24। ठीक है। अनुच्छेद 23-24। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या संरक्षण प्रदान किया गया है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 23 का संबंध मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम के प्रतिरोध से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 24 का संबंध कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन से प्रतिषेध करता है या फिर उसको बचाता है। ठीक है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्य के क्रय विक्रय को निषिद्ध कर दिया गया है और इस व्यवस्था के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस प्रावधान का उल्लेख व्यक्ति विचार के उद्देश्य से महिलाओं के क्रय विक्रय पर रोक लगाना है। तो अनुच्छेद 23 जो है वो मनुष्यों के क्रय विक्रय को, यानी कि खरीद बेच को निषेध करता है। ठीक है। आमतौर पर देखा गया है कि महिलाओं के साथ यह बहुत अधिक मात्रा में होता है या होता था। ठीक है। जिसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। ठीक है। अब अनुच्छेद 23(2) देखते हैं हम लोग। ठीक है। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी से जबरदस्ती बिना पगार अर्थात बिना मजदूरी दिए कार्य करवाना
भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। परंतु इस प्रावधान का अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम लागू कर सकता है। ठीक है, यानी कि किसी को भी आप बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं किसी से, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि राज्य यदि चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्य से किसी जनता के भलाई या फिर किसी भी सार्वजनिक कार्य को करने के लिए आपसे अनिवार्य श्रम योजना लागू वो कर सकता है, जिसके तहत आपको काम करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब 24 को देखते हैं हम, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो कारखाने या किसी भी जोखिम भरा काम को नहीं करेंगे, या फिर उसमें नियुक्त हम उसमें उसको नहीं कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमारा जो भविष्य है, भारत का जो भविष्य है, वो कहीं ना कहीं बच्चों में ही निहित है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद इसीलिए जो है सो संविधान के अनुच्छेद 39 में यानी कि 39 में राज्य पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता या कार्य आवश्यकताओं से मजबूर होकर के अनुच्छेद 39 में राज्य को यह आदेश दिया गया है या फिर उनके ऊपर एक कर्तव्य है कि कोई भी देशवासी स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखे तथा इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर वह अपनी आयु एवं शारीरिक क्षमता को हानि वाले व्यवसाय या कार्य वो ना करे। ठीक है, अब आता हम लोग चौथे नंबर में आते हैं हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 में स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों के विषय में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको ध्यान रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं होता है कि लोगों को धर्म में विश्वास नहीं करने दें, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि सरकार का या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, इसका कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग धर्मों के अनुयायी रहते हैं, बहुत अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जिस कारण से सरकार का कोई खास अपना धर्म के प्रति समर्थन ना देना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। क्लियर है एकदम? तो इसमें कुछ कुछ स्वतंत्रता मिला है, उस सब के विषय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता क्या मिला हम लोग को? अंतःकरण, धर्म पालन और प्रचार की स्वतंत्रता। क्लियर है? यानी कि किसी धर्म को मानने, ठीक है, मतलब अंतःकरण में उतारने के लिए, उसका धर्म का पालन करने के लिए और उसका प्रचार करने का स्वतंत्रता मिला है हमको। अब इसको हम एक एक करके बढ़िया से देखते हैं। ठीक है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 25, ठीक है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म पालन करने की तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। सिखों द्वारा जो पगड़ी धारण किया जाता है, कृपण जिसको बोलते हैं, कृपण, वो भी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर ही उनको दिया गया है या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अंग ही माना गया है, ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 25 के अनुसार राज्य को धार्मिक आचरण के संबंध में किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का नियोजन या निर्बंधन करने का भी अधिकार है। सरकार का यह भी अधिकार है कि वह हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं में सुधार हेतु कदम उठा सकती है तथा उन्हें हिंदुओं के सभी वर्गों तथा भागों के लिए खोल सकती है, ठीक है। यानी कि धार्मिक सुधार का भी अधिकार सरकार को प्राप्त है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, जिसमें आपको पता होगा कि हिंदुओं में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे अन्य वर्गों के लिए, यानी कि जो दलित वर्ग हैं उन लोगों का प्रवेश वर्जित होता है ना। तो उस हिसाब से धार्मिक सुधार कर सकती है सरकार, ठीक है, आवश्यक कदम उठा सकती है। क्लियर है एकदम। संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर ने चिंता व्यक्त की थी कि इससे धर्म से जुड़ी कुरीतियों को बढ़ावा मिलेगा। उदारवादी सदस्य इससे सहमत थे, परंतु इसे मूल अधिकार के रूप में नागरिकों को देना चाहते थे, इसीलिए इसे एक सापेक्ष अधिकार बनाया गया। राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो संविधान सभा की सदस्य थी। 15 सदस्यों की एक समिति थी जिसमें, माफ करिएगा, 15 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में स्त्री वर्ग के, ठीक है, जिसमें एक राजकुमारी अमृत कौर भी थी। उनको यह आशंका थी कि उन्होंने ये चिंता व्यक्त की कि यदि हम धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं तो इससे धर्म से जुड़ी जो कुरीति है हमारा, वो उसको बढ़ावा मिलेगा। परंतु यहाँ के जो उदारवादी सदस्य थे इनको एक मूल अधिकार के तौर पर देना चाहते थे, जिस कारण से समर्थन उदारवादियों का ज़्यादा था और ये हमें मूल अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। क्लियर है। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधि पर राज्य का नियंत्रण होगा। धार्मिक अधिकार के नाम पर लोक व्यवस्था, सदाचार एवं व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद है आपका धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनिमय या निर्बंधन कर सकता है कौन? राज्य, ठीक है। साथ ही साथ सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोल सकता है। क्लियर है एकदम। अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं भी की गई है कि पहला, कृपण धारण करना और साथ लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा, और दूसरा, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित है, ठीक है। यानी कि जो कृपण धारण करने वाला, जो सिख लोग पगड़ी धारण करते हैं माथे पे, है ना, उसको आप धारण कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे लेकर भी चल सकते हैं। और हिंदुओं वर्ग में ही सिख, जैन और बौद्ध को भी सम्मिलित किया गया है। क्लियर है एकदम। अब धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रताएं, इसको देखते हैं हम लोग। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है।
के अनुच्छेद 26 में हमको मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 26 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, धर्म के नियमित धर्म के नियमित दान प्राप्त करने तथा धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात हम यानी कि अपने धर्म, प्रत्येक जो अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं उनको धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के, धार्मिक मामलों का जो प्रबंध होगा उसको, उसके बाद धर्म के नाम पर नियमित दान प्राप्त कर सकता है वो, साथ ही साथ धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन का भी अधिकार उनको प्राप्त है। क्लियर है? इसके बाद इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को धार्मिक तथा परोपकार संबंधित प्रायोजनार्थ संस्थाओं की स्थापना तथा उनकी देखभाल करने का भी अधिकार है। अर्थात धार्मिक संस्थाएं बहुत सारी होती हैं, ठीक है, तो उनकी स्थापना साथ ही साथ उनका देखभाल करने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, साथ ही साथ वो जो अधिकार है यानी कि उक्त अधिकार केवल उन्हीं धार्मिक संस्थाओं तक सीमित है जिनकी स्थापना धार्मिक संप्रदाय के लोगों ने की है, परंतु जिन संस्थाओं की स्थापना संसद द्वारा पारित विधि के आधार पर की गई है वे इन मामलों के क्षेत्र अधिकार से बाहर हैं। ठीक है, क्लियर है? यथा अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा पारित है, विधि के आधार पर की गई है, इसीलिए इसमें यह जो है सो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित संस्था ये नहीं है। ये कौन से मामले में आया था सामने? अजीज बाशा बनाम भारत संघ। देखिए इसमें हम क्लियर कर देते हैं एक चीज कि धार्मिक तौर पर यानी कि कोई संस्था आप खोलते हैं धार्मिक तौर पर, ठीक है, कोई खास धर्म विशेष के लोगों के द्वारा कोई खास संस्था खोली गई है तो उसके प्रबंधन का अधिकार उस खास धर्म विशेष के लोगों के पास होगी। परंतु यदि कोई वैसी संस्था जो सरकार के निधि के द्वारा खोली गई है, सरकार के द्वारा खोली गई है, तो उसमें किसी प्रकार की प्रबंधन का, उसके निर्णय लेने का जो प्रावधान है वो सरकार के पास निहित होगा, वो किसी खास धर्म विशेष के ऊपर निहित नहीं होगा, वो नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी के ऊपर एक केस चला था जिसको अजीज बाशा बनाम भारत संघ के मामले से जानते हैं। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है सो निर्णय ये दिए थे कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसी खास धर्म विशेष के लोगों ने नहीं की थी, बल्कि सरकार के निधि द्वारा वो पोषित है, यानी कि सरकार के द्वारा उसे चलाया जाता है, सरकार के द्वारा संचालन किया जाता है, इसीलिए वह अल्पसंख्यकों की संस्था नहीं है। क्लियर है एकदम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं। ये अनुच्छेद 27 के अंतर्गत हमको प्राप्त है। ठीक है, धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 27। ठीक है, तो अनुच्छेद 27 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए राज्य द्वारा नागरिकों को चंदा देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 27
ऐसा कर देने के बारे में स्वतंत्रता देता है जो किसी धर्म विशेष के विकास के लिए बाध्य व्यय किया जाता है। परंतु किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई राज्य सेवा करता है तो यह इस प्रकार से की गई सेवा के लिए राज्य शुल्क ले सकता है। ध्यातव्य है कि शुल्क और कर में अंतर है। शुल्क सेवा करने के लिए होती है, परंतु कर जो होता है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है, जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स देते हैं। देखिए इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई खास धर्म विशेष के लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यदि खुद से करते हैं या फिर राज्य के खुद से चंदा लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य किसी प्रकार का धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए चंदा नहीं लेगा, ठीक है। परंतु यदि किसी खास धर्म विशेष के लिए राज्य किसी प्रकार का धार्मिक सेवा दे रहा है राज्य के द्वारा, तो उस टाइम में वो सेवा शुल्क ले सकता है, ठीक है। शुल्क मतलब किसी काम के बदले लिया गया कोई चीज, ठीक है, वो शुल्क हम दे सकते हैं। और जो कर होता है वो बिना काम के ही आपसे ले लिया जाएगा, जैसे कि इनकम टैक्स देते हैं ना, आपको किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं दिया गया सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, परंतु इनकम टैक्स आपसे लिया जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे आता है हमारा शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो अनुच्छेद 28 के तहत हमको ये मिलता है, अनुच्छेद 28 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान किया गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु यदि कोई कोई संस्था ऐसी है जो किसी खास धर्म विशेष के लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है या फिर कोई खास धर्म विशेष के लोग संचालित उसे करता है, तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा कि आपको अपने धर्म विशेष की शिक्षाओं को ना दें। यानी कि आसान भाषा में हम इसको ऐसे समझें कि यदि कोई खास धर्म विशेष के द्वारा कोई संस्था चलाया जा रहा है तो उसमें वो अपने धर्म से जुड़े शिक्षा दे सकते हैं, परंतु यदि कोई ऐसी संस्था है जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है तो वहाँ पे किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लियर एकदम? अब आता है हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है हमारा उसके ऊपर, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। ये अनुच्छेद 29 और 30 में हमको मिलता है, अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 एवं 29 एवं 30 में भारतीय नागरिकों को विशेषकर अल्पसंख्यक के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों को लेकर के प्रावधान बनाए गए हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक शब्द का जो परिभाषा है वो संविधान में नहीं दिया गया है कोई खास तौर पर, ठीक है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 30 के आधार पर संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया, एक भाषाई, दूसरा धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है।
क्लियर है। अब आगे इसमें देखते हैं, हमारा जो पॉइंट आता है वो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसमें क्या क्या है इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा और लिपि साथ ही साथ संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। ये अनुच्छेद 29 में है, ठीक है। अनुच्छेद 29 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राजकीय सहायता से पूर्णतः या आंशिक रूप से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश को भाषा, धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इसमें, ठीक है। साथ ही साथ यह अधिकार असीमित है और इस अधिकार पर अन्य अधिकारों की तरह संविधान द्वारा कोई बंधन नहीं लगाया गया है। यही कारण है कि चुनाव के समय मतदाताओं से अपील करना यह वैध हो जाता है, यानी कि भाषा, लिपि या आपकी संस्कृति को जो सुरक्षित रख सके वैसे ही उम्मीदवारों को आप वोट दें। क्लियर है। अब अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उसके संचालन के अधिकार के विषय में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार, ठीक है, और का अधिकार, ठीक है। ये अनुच्छेद 30 के तहत मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान किया गया है या प्रावधानित किया गया है कि धर्म या भाषा स्तर पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके प्रशासन का अधिकार उनके पास होगा। साथ ही साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान में राज्य या आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा जो धर्म, भाषा या अल्पसंख्यक वर्ग के आधार पर आधारित है, ठीक है। यानी कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने अनुसार धार्मिक नहीं, कोई भी प्रकार का शिक्षण संस्थान की स्थापना करने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार उसमें है। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों के अनुदान में राज्य भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि उसमें भी अनुदान सरकार देगी। क्लियर है। इसके बाद अनुच्छेद 30 में ही धर्म तथा भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग शब्द का प्रयोग विशेष रूप में किया गया है। यह अल्पसंख्यक प्रांत की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाती है। यथा मुसलमान और सिख पूरे देश में अल्पसंख्यक हैं, परंतु मुसलमान जम्मू एवं कश्मीर तथा सिख पंजाब में बहुसंख्यक हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। यदि पूरे देश की बात करें तो सिख और मुसलमान जो हैं वो अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, परंतु जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक में मुसलमान नहीं आते, वहां बहुसंख्यक हो जाते हैं, और पंजाब में सिख बहुसंख्यक हो जाते हैं यदि हम राज्य के आधार पर बात करें तो। क्लियर है। इसी प्रकार भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यकों का वर्ग निर्णय राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही किया जाता है। उदाहरण, भाषा की दृष्टि से तमिल भाषी लोग उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक हैं, वहीं तमिलनाडु में तमिल भाषी जो है सो बहुसंख्यक हैं। क्लियर है। भाषा के आधार पर भी यदि अल्पसंख्यकों की गणना करें तो उसमें भी जनसंख्या के अनुपात को ही देखेंगे। क्लियर है एकदम। यद्यपि धार्मिक तथा भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों
या अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार है, परंतु जिन शिक्षण संस्थाओं का स्थापना संसद द्वारा पारित विधि के अंतर्गत की गई है वे अल्पसंख्यक की शिक्षण संस्थाएं नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जो संसद के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई भी शिक्षण संस्थान बनाया गया है तो वो अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षण संस्थान वो नहीं होगा। यथा मुस्लिम ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा माध्यम तथा विद्यार्थी के प्रवेश संबंधी निर्णय उनके द्वारा स्वयं लिया जाता है। ठीक है, क्लियर एकदम। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 32। उपचारों अनुच्छेद 32। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख के साथ साथ उनको व्यवहार में लागू करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसी उद्देश्य से संविधान सभा में अनुच्छेद 32 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछता है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो वह अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अनुच्छेद 32 तो संविधान की हृदय और आत्मा है, ऐसा कौन कहे थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब इसके विषय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 भारतीय न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के अभिरक्षक के रूप में स्थापित करते हैं। अनुच्छेद 32 और 226 जो है सो भारतीय न्यायपालिका को जो मौलिक अधिकार हम लोग को प्राप्त है उनके रक्षक होने का, यानी कि उनकी रक्षा करने का अधिकार देता है। क्लियर है। अनुच्छेद 32 जहां सर्वोच्च न्यायालय को प्रलेख जारी करने का अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद 226 राज्य के उच्च न्यायालयों को यह प्रलेख जारी करने का अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर या आशंका पर न्यायपालिका की शरण ले सकता है। कोई भी नागरिक जो है सो यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका की संरक्षण में जा सकता है या उनका शरण ले सकता है। इसी प्रकार संसद अथवा राज्य विधानमंडल कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है जिससे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या कम होता है, तो उस विधि में भी जो न्यायपालिका है उसे असंवैधानिक करार दे सकती है। क्लियर है। संविधान के अनुच्छेद 32 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में वो जा सकता है। किसी का भी मौलिक अधिकार का कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा भी उल्लंघन होता है तो वह न्यायपालिका के संरक्षण में जा सकता है। क्लियर है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति में नागरिकों को अपने मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रलेख जारी किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द लैटिन भाषा का शब्द है ये। ठीक है, जिसका आशय क्या है कि निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने, यानी कि जो दोषी है उसको न्यायालय में हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण
प्रलेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति या उसके परिजन या वकील यह प्रार्थना करता है कि व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। क्लियर है। दूसरा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देता है तथा उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जांच करता है। यदि गिरफ्तारी का कारण वैध होता है तब तो उसके ऊपर केस चलता है, और यदि गिरफ्तारी का कोई समुचित कारण नहीं पाया जाता तो निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा मुक्त करने का भी आदेश दिया जाता है। क्लियर है। इसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण के जारी करने का उद्देश्य विधि औचित्य के बिना विरुद्ध किए गए व्यक्ति को समुचित उपचार प्रदान करना है। न्यायालय में निरुद्ध व्यक्ति की ओर से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है इसमें। ठीक है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो उद्देश्य है, कोई निर्दोष को सजा ना मिल जाए उसको लेकर के ये बनाया है। तो इसका जो आवेदन है ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी आम आदमी किसी के लिए वो कर सकता है। इसके बाद आता है परमादेश। ठीक है, परमादेश। परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है। इसमें सरकार और निगम दोनों ही के अधिकारी सम्मिलित होते हैं। परमादेश कब जारी किया जाता है? जब कोई भी पदाधिकारी, कोई भी ऑफिसर अपने सार्वजनिक कर्तव्य जो हैं उनका निर्वाह वो नहीं करता है तो उनके खिलाफ परमादेश जारी कर सकती है। कौन? तो न्यायालय। क्लियर है। परमादेश के माध्यम से न्यायालय द्वारा विधिक या लोक कर्तव्य या किसी संवैधानिक कर्तव्य को करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है। परमादेश प्रलेख के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित कृत पदाधिकारी के विधिक अधिकार में हो, विवेकीय मामलों में तथा निधि संस्थाओं के विरुद्ध यह प्रलेख जारी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह प्रलेख संविधात्मक कर्तव्यों के पालन के लिए भी जारी नहीं किया जा सकता। क्लियर है एकदम। दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बार बार कह रहे हैं। अब इसके बाद आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध। ठीक है। प्रतिषेध वास्तव में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारियों को अपनी अधिकारिता से परे कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध क्या है? यदि कोई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार जो उनके क्षेत्र में आते हैं उससे बढ़ के कोई काम कर देता है तो उसके विरुद्ध जारी किया जाने वाला प्रतिषेध ही मतलब या उसको रोकने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे प्रतिषेध कहते हैं। क्लियर है। प्रतिषेध पूरी तरह से न्यायिक प्रलेख है। इस प्रलेख का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों को रोकना। परमादेश न्यायिक तथा अन्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जबकि प्रतिषेध केवल न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षण। ठीक है। उत्प्रेक्षण। ठीक है। उत्प्रेषण भी एक न्यायिक प्रलेख है। उत्प्रेषण सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है। न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है, यानी कि किसी जो न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उसके विरुद्ध जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए आज्ञा पत्र जारी किया जाता है, जिससे अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग ना कर सके या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय की प्रकृति सिद्धांतों को भंग ना कर सके। इस आज्ञा पत्र के आधार पर
उच्च न्यायालय निम्न न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो छोटे कोर्ट से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, मान लीजिए हाई कोर्ट को हम कोई चीज़ भेजेंगे, अपना केस यदि हम भेजते हैं तो उसको उत्प्रेषण कहते हैं, या फिर ऐसे स्थिति में ये उत्प्रेषण के द्वारा हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय या फिर कोई भी बड़ा कोर्ट जो है वो अपने से निची अदालतों से कोई भी सूचना ले सकती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा जो है अधिकार परीक्षा प्रलेख के माध्यम से न्यायालय किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्तियों से पद संबंधी प्राधिकार के बारे में प्रश्न कर सकता है। इस प्रलेख के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में आवेदन कर सकता है, परंतु विवादित पद सार्वजनिक पद हो तथा उस पर आसीन व्यक्ति को विधिक रूप से धारण करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए मुख्य रूप से ये बताया गया है, अधिकार परीक्षा कोई भी आम आदमी न्यायालय में जाके दे सकता है, जिसके तहत कोई भी जो सरकारी विभाग के कोई भी सार्वजनिक पद पर कोई बैठा अफसर है, उससे किसी प्रकार का सूचना वो ले सकता है। क्लियर है एकदम? अब इसके बाद जो है अनुच्छेद 33 और 34 को जरा देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 33 और 34। अनुच्छेद 33 में सैन्य बल एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई सैन्य बल में कार्य कर रहा है तो अनुच्छेद 33 के अनुसार उसके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकता है, जो विधानसभा के द्वारा नहीं, वो केवल संसद के द्वारा ही विधि का निर्माण कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 34 को देखते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 34 में लिखा है कि यदि किसी क्षेत्र में सैनिक अधिनियम लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। यानी कि कोई क्षेत्र विशेष पर सैनिक गतिविधि हो रही है तो उस जगह पे मूल अधिकार को स्थगित यानी कि निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, इस कानून के तहत सैन्य बलों को विशेष अधिकार मिल जाता है कि लोगों की तलाशी आवागमन पर वो रोक लगा सकती है। ठीक है, मानव अधिकार कार्यकर्ता जो कार्य करता है, मानव अधिकारों को जो संरक्षण देने का कार्य करते हैं, इसका प्रबल निरोध करते हैं। ऐसे कानूनों का प्रयोग अपवादिक रूप में होना चाहिए या सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मानव अधिकार का शून्य जो हनन जो है वो शून्य हो। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि सेना के सदस्यों के अधिकारों पर निर्बंध लगाने की संसद की शक्ति। सेना के सदस्यों के अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की संसद की शक्ति क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, सेना के सदस्यों के अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की संसद की शक्ति। ठीक है, ये अनुच्छेद 33 में है। ठीक है, क्या क्या है इसको देखते हैं।
तो संविधान के अनुच्छेद 33 को संविधान के भाग 3 का अपवाद माना जाता है। संविधान ये अनुच्छेद 33 संसद के विधि द्वारा सेना के सदस्यों के अधिकारों को एक निश्चित सीमा तक निर्वाहित करने का अधिकार देता है। ठीक है, ऐसा सेना में अनुशासन एवं उनकी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 13(2) में ये जो है उसके प्रभाव से बाहर है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि सेना के जो कुछ मौलिक अधिकार हैं वो उनको कम करके दिए जाते हैं, क्योंकि यदि सेना को 100% मौलिक अधिकार दिया जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं उनके कार्य क्षमता के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। ठीक है, क्लियर है। अब आता है हम लोग भारत में सूचना का अधिकार। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की सूचना की स्वतंत्रता में सूचना के अधिकार भी शामिल है इसमें। ठीक है, तो भारत में सूचना का अधिकार, भारत में सूचना का अधिकार। तो सूचना के वैधानिक अधिकार के लिए भारत में 90 के दशक में गैर सरकारी स्तर पर जन आंदोलन संचालित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल से चले आ रहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सरकारी कामकाजों में गोपनीयता का विरोध करते हुए सरकारी कामकाजों में पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्वता के लिए सूचना के अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश काल के टाइम में एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चल रहा था, जिसके तहत ऑफिसों में जितने भी सरकारी कामकाज होते थे उसमें उसे गोपनीय तरीके से की जाती थी। ठीक है, लेकिन भारत में 90 के दशक में एक जन आंदोलन चला जिसमें यह मांग की गई कि जो भी सरकारी कामकाज हो उसमें पारदर्शिता लाई जाए। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय के नेतृत्व में मजदूर किसान शक्ति संगठन, साथ ही साथ दिल्ली में परिवर्तन संध्या, महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता थे वो अन्ना हजारे, इसके बाद टिहरी गढ़वाल, ये सब अनेक संगठनों के रूप में अनेक तरीके से जन आंदोलन किए। ठीक है, तो जिसके तहत क्या मांगा गया कि सूचना का अधिकार मांगा गया। ठीक है, विभिन्न जागरूक संगठनों ने सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान नामक संगठन भी संगठित किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार हेतु कारगर कानून की आवश्यकताएं 24 मई 1997 को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अनुभूत की गई। केंद्रीय सरकार द्वारा HD सॉरी के नेतृत्व में सूचना के अधिकार और भारत में खुलापन तथा पारदर्शिता लाने के लिए गठित कार्यदल द्वारा प्रस्तुत मसौदे के आधार पर सूचना स्वतंत्र विधेयक बना। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में और जानते हैं। ठीक है, तो बहुत जन आंदोलन के बाद भारत में जो सरकारी कामकाज होते हैं उसमें पारदर्शिता लाने के लिए एक
विधेयक बनाया गया। ठीक है, ये किन के नेतृत्व में विधेयक बनाया गया? तो एच.डी. सॉरी के नेतृत्व में एक विधेयक बनाया गया। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के समय दिसंबर 2003 में संसद द्वारा स्वतंत्र अधिनियम 2002 पारित किया गया, किंतु यह अधिसूचना मतलब अधिसूचित नहीं हो सका। दिसंबर 2004 में संयुक्त गतिशील गठबंधन सरकार द्वारा सूचना के अधिकार विधेयक 2004 में प्रस्तुत किया गया, जो 2002 में संसद में पारित हो गया। सबसे पहले जो क्या हुआ कि 2002 में एक विधेयक, ये 2003 में एक विधेयक बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के समय में 2003 में संसद द्वारा सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। 2003 में एक विधेयक पारित किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय, या हम लोग सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के नाम से इसे जानते हैं, लेकिन यह कंप्लीट पारित नहीं हो सका। इसके बाद फिर क्या होता है कि दिसंबर 2004 में फिर से एक सरकार के द्वारा अधिसूचना का अधिकार विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जो कि 2005 में संसद में वो पास हो जाता है। इसके बाद वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाने लगता है। यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सो 2004 में संसद में लाया गया सरकार के द्वारा। कब? दिसंबर माह में। ठीक है, इसके बाद ये 2005 में जाकर के यह संसद में पारित होता है, इसलिए इसका नाम हो गया हमारा सूचना का अधिकार 2005। क्लियर है? अब इसके तहत क्या क्या है कि सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19A क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक न्यायिक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19A क को अपना आधार बनाया है। 19A क, ठीक है, इसमें विशेष परिस्थितियों में सूचना का खुलासा नहीं करने की भी छूट दी गई है। इस कानून के दायरे में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अलावा पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं। इसमें कुछ विशेष परिस्थिति में आपको सूचना इससे प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम परिस्थिति में जो है सो आपको सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। इसके अंतर्गत कौन कौन से निकाय आते हैं तो इसके विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी संगठन हो गए, सभी ऑफिसर्स हो गए, सभी कार्यालय हो गए, साथ ही साथ पंचायती राज्य संस्थाएं, कोई भी स्थानीय निकाय है या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही संस्थाएं हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएं भी हो सकती हैं, उनके कार्यों का भी आप उल्लेख मांग सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत। ठीक है, इसके बाद किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अथवा राज्य जन सूचना अधिकारी के यहाँ आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित सूचना के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यदि अपने सूचना का अधिकार का उपयोग करके किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप में या लिखित रूप में कोई सूचना प्राप्त करता है तो जन सूचना अधिकारी अथवा राज्य जन सूचना अधिकारी या मतलब केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के पास ये आवेदन दे सकते हैं। आवेदन का निर्धारित शुल्क भी उनको देना पड़ता है, जो फिलहाल 10 रुपया है। कितना है? 10 रुपये। ठीक है, सूचना अधिकार मिलने
के 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराया जाएगा, अथवा धारा 9 व 8 व 9 में प्रदत्त किसी भी एक कारण के आधार पर आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। आप यदि कहीं पे सूचना का अधिकार का आवेदन देते हैं तो वो उसे 30 दिनों के भीतर, मात्र 30 दिनों के भीतर उसे सूचना देनी होगी, या फिर धारा 8 और 9 में जो भी किसी उल्लेख जो कारण है वो कारण बता करके आवेदन को अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित होगी तो यह जन सूचना अधिकारी को आवेदन को मतलब 48 घंटे के अंदर ही जानकारी देनी होगी। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित होगी, के जीवन मरण से संबंधित होगी, तो संबंधित अधिकारी को उसकी सूचना जो है सो 48 घंटे के भीतर ही देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, तो न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अनुच्छेद 19(1) के अधीन प्रायभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, जिसके अंतर्गत 3 तत्वों को शामिल किया जाता है। सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता, दूसरा सूचना को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता, तथा प्रकाशित सामग्री के प्रसार, विक्रय तथा प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि प्रेस को अनुच्छेद 19(1) के तहत जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे यहाँ मिली है मूल, उसके तहत ही उसे कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त है, जिसमें कोई भी सूचना के समक्ष यानी कि सूचना के पास जाने की स्वतंत्रता, साथ ही साथ सूचना को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता, उसके बाद प्रकाशित सामग्री के प्रसार, उसको प्रसारित करने का यानी कि जन साधारण तक पहुंचाने की स्वतंत्रता है, उसको बेचने का तथा उसका प्रचार करने का स्वतंत्रता है। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए इसके बाद आता है प्रेस परिषद का गठन। प्रेस परिषद का गठन। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए प्रथम प्रेस आयोग द्वारा 1954 में प्रेस परिषद का गठन के लिए सुझाव पर 1966 में प्रेस परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो प्रथम प्रेस आयोग के द्वारा 1954 में प्रेस परिषद गठन के लिए एक सुझाव दिया गया। इसके बाद 1966 में प्रेस परिषद का गठन किया गया। प्रेस परिषद में एक अध्यक्ष तथा 28 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं तथा 28 सदस्य होते हैं। ठीक है, क्लियर है। जिनमें लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, समाचार पत्रों के संपादक, प्रबंधकों हो गया, पत्रकारों, संसद सदस्यों, साहित्यिक, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक संगठनों के सदस्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति प्रेस परिषद का केवल 2 बार ही सदस्य रह सकता है, इसके बाद वो नहीं हो सकता है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन थोड़ा कर लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन।
अधिकारों मूल्यांकन। तो भारतीय संविधान के अध्याय 3 में प्रावधानित मौलिक अधिकारों की विवेचना भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में जहां एक तरफ की जाती है, तो विशेष प्रावधानों के कारण इसके उपयोग की सीमाओं के संकुचित तथा सीमित किए जाने के संदर्भ में कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार एक हाथ से प्रदान करके दूसरे हाथ से वापस ले लिए जाते हैं। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने मौलिक अधिकारों पर सीमितता का प्रावधान आरोपित करने के विरोध में सरकार को यह सुझाव दिया कि मौलिक अधिकार के शीर्षक के स्थान पर मौलिक अधिकारों की परिसीमाएं शीर्षक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की आपातकाल में स्थगित किया जा सकता है। जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो आपातकाल के टाइम में स्थगित किया जा सकता है तथा संसद संशोधन करके इनको संक्षिप्त भी कर सकती है। अतः मूलहीन अधिकार सदृश प्रतीत होते हैं। संवैधानिक उपचारों की शक्ति प्रदान करके एक और न्यायिक पूर्वालोकन का शक्ति प्रदान की गई है, तो दूसरी ओर संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। केवल न्यायिक सर्वोच्चता बनाम संसदीय सर्वोच्चता के बीच संघर्ष की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। संविधान में प्रावधानित मूल अधिकारों की निम्न तरीके से हम लोग और भी अलग अलग तरीके से विवेचना कर सकते हैं या आलोचना कर सकते हैं। इसके विषय में देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आर्थिक अधिकारों का अभाव। आर्थिक अधिकारों का अभाव, ठीक है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के माध्यम से अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार तो प्रदान करता है, परंतु इसमें आर्थिक अधिकारों का अभाव है। ध्यातव्य है कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान में आर्थिक अधिकारों पर विशेष बल दिया गया है। विश्लेषकों का मत है कि यदि मौलिक अधिकारों वाले अध्याय को काम का अधिकार, बीमारी की अपंगता की स्थिति में राज्य से सहायता पाने का अधिकार, विश्राम का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार जैसे अधिकार भी सम्मिलित होते, तो शायद भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की सूची अधिक सर्वांगीण मानी जाती। ठीक है। अब है मंदिरों में प्रवेश, महिलाओं का मौलिक अधिकार। 1 अप्रैल 2016 को मुंबई उच्च न्यायालय ने किसी पूजा स्थल या मंदिर प्रवेश करने में लैंगिक विभाजन पर रोक लगा दी। शनि सिंहनागपुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के हुए विवाद के बाद 1 अप्रैल 2016 को न्यायालय ने महिलाओं के प्रवेश को वैध ठहराया तथा ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पे पुरुष जा सकते हैं और महिलाएं नहीं जा सकते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ देश में 2 नदियों को संवैधानिक दर्जा भी मिला है। कौन कौन सा नदी है? तो गंगा और यमुना। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा व यमुना को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किए हैं, अर्थात इन नदियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। अब इन दोनों नदियों को क्षति पहुंचाने, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा माना जाएगा। इससे पूर्व न्यूजीलैंड में वागान्यूई नदी को जीवित मानव की समान अधिकार प्राप्त किए थे या फिर उनको दिए गए थे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों पर आवश्यकता से अधिक प्रतिबंध है। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर आवश्यकता से अधिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिसके कारण व्यवहारिक दृष्टि से मौलिक अधिकारों की उपयोगिता समाप्त सी हो जाती है। यहाँ संविधान सभा के सदस्य के.टी. शाह का कथन है कि ये स्वतंत्रताएं वस्तुत्व इतनी संदेहपूर्ण हो गई है कि
इसको ढूंढने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, किनके द्वारा कहा गया है कि टी.के. शाह के द्वारा। क्लियर है। अब इसके बाद आपातकाल में मौलिक अधिकारों का हनन हम देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। इस प्रकार भारत का लोकतांत्रिक राज्य एक अधिनायकवादी राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य हरिविष्णु कामथ ने आपातकाल में मौलिक अधिकारों के विलंबन का विरोध करते हुए कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से हम तानाशाही एवं पुलिस राज की स्थापना कर सकते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी ने उस समय कहा था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था एवं स्वतंत्रता एक संघर्षशील राष्ट्र की दृष्टिकोण से नहीं वरन एक पुलिस सिपाही के दृष्टिकोण से की गई है। 44वें संविधान संशोधन के पूर्व भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन ने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को अनुच्छेद 352 में रखा। अतः अब की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। अब मौलिक अधिकारों का स्थगन केवल युद्ध की परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद निवारक निरोध की व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि निवारक निरोध की व्यवस्था से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 जिसके तहत गिरफ्तारी एवं बंदीकरण के विरुद्ध संविधान सुरक्षा प्रदान की गई है कि अपवाद स्वरूप यह प्रावधानित किया गया है कि सुरक्षा उन व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होगी जिनको निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो। निवारक निरोध अधिनियम से संबंधित जो भी कानून अब तक बनाए गए हैं उन सभी का किसी न किसी रूप में किसी न किसी मात्रा में दुरुपयोग हुआ है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन। मौलिक अधिकारों में भारतीय संविधान लागू होने के बाद यही समझा जाता था कि मौलिक अधिकार संविधान की आधारभूत व्यवस्थाओं में से एक है, परंतु अन्य प्रावधानों की तरह मौलिक अधिकारों में संसद जो है संशोधन कर सकता है। ठीक है, संविधान सभा में यही मत था कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि ऐसी स्थिति में संशोधन नहीं किया जाता तो यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र एवं मौलिक अधिकार के लिए दोनों के लिए घातक होगी। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य जो 1951 में हुआ था तथा 17वें संविधान संशोधन से जुड़े एक वाद जो 1965 में हुआ था में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत व्यक्त किया कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप मौलिक अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है, परंतु 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में यह निर्णय देते हुए न्यायालय मौलिक अधिकारों में ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार कम होते हों या छीनते हों। ठीक है, ऐसा उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था। किसके बाद? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मुकदमे के बाद। क्लियर है एकदम। उन्नीस 71-72 में 24वां तथा 26वां तथा 19वां संशोधन किया गया। सितंबर 1972 में सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त संशोधन के विरुद्ध चुनौती दी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के बाद यह मत व्यक्त किया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है, परंतु किए जाने वाले संशोधन संविधान की मूल भावना या मूल संरचना के विरुद्ध ना हो। यह प्रश्न उठता है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने
इसको परिभाषित नहीं किया है। ठीक है, विधि विशेषज्ञों के अनुसार संविधान के मूल ढांचे में संसदीय सरकार, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, संघीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पूर्वालोकन आदि सम्मिलित है। अब हम लोग संविधान और मौलिक कर्तव्य के विषय में देखते हैं। भारतीय संविधान और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं वो 11 हैं। ठीक है, 11 हैं। कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गीत का आदर करना। इसके बाद है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें। चौथा है भारत की रक्षा करना, यानी कि देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं को त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, इसके बाद भारत की सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना तथा उनका परीक्षण करना। इसके बाद भारत प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व अन्य वन्य जीव है, उनका रक्षा करना, उनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखना। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना। ठीक है, इसके बाद आता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। 10वां नंबर में हमारा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न की उपलब्धियां प्राप्त कर सके और नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। 11वां नंबर में है सभी माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं। मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं। ठीक है, तो क्या क्या विशेषता है इसको देखते हैं। मौलिक कर्तव्य में कुछ कर्तव्य नैतिक है तो कुछ नागरिक के लिए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक का कर्तव्य है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना एक नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं जीवन पद्धतियों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिक के लिए, न कि विदेशियों के लिए है। मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अब हम लोग मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन। ठीक है, मौलिक कर्तव्य संवैधानिक कर्तव्य है। उन कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर दंड का आरोपण करने के लिए संसद विधि द्वारा दंड का विधान करेगी। इस प्रावधान की सफलता बहुत हद तक उस आधार पर निर्भर करेगी जिन व्यक्तियों के ऊपर इन कर्तव्यों को लागू किया गया है।
इसके बाद मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक उत्तरदायित्व स्थापित या आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता। मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता। ठीक है, तो संविधान में अलग से मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की आलोचना की गई है। प्राय आलोचकों का कथन है कि यह कहना है कि जिन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है उनका पालन लोग इसके पूर्व से ही करते आ चले आ रहे हैं, फिर भी उनके लिए कर्तव्य बनाने की आवश्यकता क्या है। एन.के. पालखी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि जिस देश की आधी आबादी निश्चर हो, यानी कि जो पढ़ी लिखी ना हो और फिर उसे कहा जाए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, एक प्रकार से उनके साथ मजाक करना है। इसके अतिरिक्त मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में उस समय समावेशन किया गया जब देश में आपातकाल लागू था। फलतः इस पर वाद विवाद भी संसद में नहीं हो सका, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि मौलिक कर्तव्य पूरी तरह से महत्वहीन है। प्रोफेसर H.C. ढोलकिया का कथन है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने पर या उन्हें ना मानने पर संसद को उपयुक्त दंड देने या निर्धारण करने का भी अधिकार दिया गया है। अतः यह कहना गलत है कि इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए कोई विधि व्यवस्था नहीं की गई है। आलोचकों के बावजूद मौलिक कर्तव्यों के महत्व को और भी अलग अलग दृष्टिकोण से रेखांकित किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कौन कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य समाज विरोधी एवं राष्ट्रीय विरोधी गतिविधि जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, राष्ट्रीय ध्वज को जलाने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। नागरिक जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तब मौलिक कर्तव्य सचेत रूप से सेवा करते हैं। नागरिकों को अपने देश में अपने साथी नागरिकों और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो नागरिकों को अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। मौलिक कर्तव्य अदालतों और किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायक होते हैं। क्लियर है? तो हमारा ये जो टॉपिक था पेपर 4 का जो तीसरा टॉपिक था हमारा मूल अधिकार और कर्तव्य, ये समाप्त होता है। अब इससे जुड़े जितने भी आपके मन में शंका समाधान होंगे, जो भी शंकाएं होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आप लोगों के मन में जितने भी शंकाएं होंगी उनका समुचित समाधान हमारे ओर से किया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं मैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी इसकी सुविधाएं, इसका जो लाभ है वो पहुंच सके। धन्यवाद।